अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू खुदर खान चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक वो होगा हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स हैं और हमारे सिलेबस में 2 हैं, तो हम अभी 2 से ही डील करेंगे। एक हमारा इनकम स्टेटमेंट और एक हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा, इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इनका स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बता देन इसके बाद हम अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और बाद में 3 कंपोनेंट लेंगे। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस को किस तरह से डील करना है और एडजस्टमेंट को किस तरह से डील करना है वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस का जो फिगर है उसकी, ठीक है, उस फिगर को किस तरह से एक्सेल पे हमने शो करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जिस तरह से मैं जो मेथड आपको बताऊं सेम एज इट इज आपने यही मेथड फॉलो करना है। इससे ये फायदा होगा आपको कि फॉर एग्जांपल अगर आपने आंसर गलत क्लिक कर दिया लेकिन आपने सॉल्व सही किया तो आई कैप ये देखेगा कि नहीं यार बच्चे ने सॉल्व सही किया है और इससे आंसर गलत हो गया है, तो वो आपको उसका नंबर देगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि आई कैप ना ये देखता है कि बच्चे ने क्या क्या करा है, उसके नंबर वो आपको देगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सही निकाला तो आपको उसके नंबर भी देगा। अगर आपने इवन नेट से भी सही निकाला है तो आपको वो उसके नंबर भी देगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेक्चर में मैं स्टार्ट में बता रहा हूँ कि जो ये थ्योरी है ना, ये मैं थ्योरी बस ऐसी रफली आपको बताऊंगा कि इसमें आखिर है क्या। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो होगा हमारा फाइनल अकाउंट को सॉल्व करना, जो कि हमारा मेन पर्पस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा सा समरी बताऊंगा कि इसमें क्या है। ठीक है, बाकी उसको इतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको उसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। बस इसमें आपको थ्योरी का कोई काम नहीं होगा। आई कैप अगर आपसे पूछ रहा है तो फाइनल अकाउंट में वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ जो स्टेटमेंट उसने इतनी बड़ी बड़ी दी हुई है इसका मतलब बताओ इसके 20 नंबर है। नहीं, उसने फाइनल अकाउंट को दिया है कि उसकी कैलकुलेशन, उसकी एडजस्टमेंट्स, इसको आपको सॉल्व करके आपको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा? अपने न्यूमेरिकल पे। थ्योरी पे इतना हम फोकस नहीं करेंगे, बस समअप करके बताऊंगा। अच्छा, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों पब्लिश करते हैं? फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक है, उनकी रिव्यू करने के लिए। ठीक है, अब सवाल आता है कि इंटरनली के लिए नहीं बनेगा। बिल्कुल बनता है भाई। जब आप एक्सटर्नल के लिए भी बना रहे हो, जब आप एक्सटर्नल के लिए बना रहे हो तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली इंटरनल वाला भी देखेगा। ऐसा तो नहीं कि इंटरनल वाला नहीं देख सकता या उसको पाबंदी है, वो भी देख सकता है। अब ओनर्स, लेंडर, सप्लायर्स, कस्टमर्स, ये हमारे एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है 2 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारे सिलेबस में। एक हमारे पास क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन। एक हमारे पास क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो ऑफ एन एंटिटी हम कैफ लेवल का, तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा मेन पर्सन अभी 2 पर रहेगा। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अकाउंट, या इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन एक स्नैपशॉट होता है, ठीक है, जो ये बताता है कि एंटिटी इस वक्त किस पोजीशन में, मतलब एट अ टाइम इस वक्त कंपनी की पोजीशन क्या है, कितने एसेट है, कितनी लायबिलिटी, कितनी इक्विटी। सिंपल। अच्छा, अब कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या देखते हैं? इसमें हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस को कंबाइन करते हैं, इसकी कॉम्बिनेशन करते हैं कि क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, और इसमें हम अपनी इनकम्स लेके जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे प्रॉफिट आ जाता है, लॉस आ जाता है, और ये हमारी जो है वो एक समरी होती है कि हमने पूरे साल कितना पैसा कमाया है और कितना एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है हमारा। ठीक है, अच्छा, अब जनरल रिक्वायरमेंट्स इसकी सिंपल जो है वो ये कि यार ये हमारी एक ट्रू एंड फेयर व्यू होते हैं। ठीक है, इसको देख के हम ये पता लगा लेते हैं कि आखिर सच क्या है और सच क्या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर फोकस कंपनीज का अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्प्रूव करना होता है। वो कैसे करेंगे? जाहिर सी बात, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करके, अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करके। तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू होता है। ये बात याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो आपके एमसीक्यूज में आएगा ट्रू एंड फेयर व्यू, तो आप बोलोगे हाँ ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होगी? सबसे पहले आप याद रखना, सबसे ऊपर आएगा कंपनी का नाम। ठीक है, कोई भी कंपनी, कोई भी एंटिटी, उसका नाम आएगा। ठीक है, फिर डेट आएगा कि किस डेट को बन रही है। ठीक है, उसका पीरियड कि भाई किस दिन, मतलब अगर 30 जून
फॉर एग्जांपल 30 जून 2010 है या 30 जून 2022 है, कोई भी डेट हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास करेंसी जो है वो फिगर्स में होगी। अच्छा, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट्स में अगर आंसर आएंगे तो उसको हम राउंड अप करेंगे, ठीक है। किस तरह करेंगे वो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन में देखेंगे। अच्छा, अदर टाइटल्स क्या है भाई? फाइनेंशियल पोजीशन के अदर टाइटल है बैलेंस शीट, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन के बाद क्या देखिएगा, अदर टाइटल बैलेंस शीट है, इसमें हमारे पास एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी आती है। अच्छा, इक्विटी का इन अदर नेम क्या है? कैपिटल, और एक और नाम क्या है? नेट एसेट, ये बात याद रखिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब जो है हमारे पास इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं अपना इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इसका हमारा दूसरा नाम इनकम स्टेटमेंट। इसमें क्या आएगी? इनकम और एक्सपेंसेस। फिर ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हमारा पीरियोडिक को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है और परपेचुअल को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आप जो है अपनी एडजस्टमेंट्स की डबल एंट्री करते हो और उस लिहाज से उसकी पोस्टिंग करते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए फाइनल अकाउंट का, सबसे पहले आपने ट्रायल बैलेंस देखना है। ट्रायल बैलेंस में क्या होगा तो वो पीरियोडिक है, क्या होगा तो परपेचुअल है, ये देखें। पीरियोडिक की आइडेंटिफिकेशन क्या है? पीरियोडिक में हमारे पास परचेजेस होंगी, परचेज रिटर्न होंगी और ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है। मैंने क्या क्या कहा? परचेजेस होंगी, परचेज रिटर्न होंगे और ओपनिंग स्टॉक होगा। अच्छा, फॉर सपोज सम टाइम एग्जामिनर आपको परचेज रिटर्न नहीं दे रहा, तो क्या ये पीरियोडिक है? बिल्कुल है। ये बात याद रखिएगा, जहां भी आपकी परचेजेस आ गई ट्रायल बैलेंस में, अगर आपको कुछ और याद नहीं आ रहा तो आप इससे याद रखो कि जहां भी आपकी परचेजेस हैं ट्रायल बैलेंस में, किसमें? ट्रायल बैलेंस में, तो ये आपका पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है। वैसे ये 3 साइन है कि जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये हमारा पीरियोडिक है या परपेचुअल। अब इसी तरह से पीरियोडिक को कैसे आइडेंटिफाई करना? अच्छा, परपेचुअल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई? इसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा और क्लोजिंग स्टॉक होगा। सिंपल। क्या क्या होगा इसमें? हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होगा और क्लोजिंग स्टॉक। अगर तो मतलब ट्रायल बैलेंस, हमारा क्वेश्चन अभी ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट होगा, तो हमारा जो क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस में हम देखेंगे अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल है तो उसका मतलब ये हमारा कौन सा मेथड है? पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम वाला मेथड है हमारा, ठीक है। तो ये सिंपल एक चीज है जो कि याद रखनी है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पीरियोडिक है परपेचुअल। अच्छा, इसकी एंट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आई कैप के क्वेश्चंस भी साथ साथ देखेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। ये रही इसकी एडजस्टमेंट्स, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस आपके पास आया, आपने सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में क्या देखना है? नंबर 1, क्या इसमें परचेजेस हैं? नंबर 2, क्या इसमें परचेज रिटर्न है? नंबर 3, क्या इसमें ओपनिंग स्टॉक है? अगर तो ये तीनों अवेलेबल हैं तो ये पता चल जाएगा ये पीरियोडिक है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक है, तो हमें ये पता चल जाएगा ये परपेचुअल है। तो ये आइडेंटिफिकेशन करनी है हमें। तो ये हम कैसे देखेंगे? क्वेश्चन खोलेगा सामने और सामने हमने सबसे पहले यही देखना है, कुछ और देखो नहीं देखो, ऊपर नीचे क्वेश्चन पढ़ो नहीं पढ़ो बाद में पढ़ना। सबसे पहले ये देखो कि मेथड कौन सा, पीरियोडिक है या परपेचुअल है। तो हमने सबसे पहले गए, हमने देखा यार हमारे पास परचेजेस हैं, तो हम ऊपर से लेके नीचे आए, हाँ हमारे पास ये आ गए परचेजेस। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है लेस रिटर्न्स, इसका मतलब परचेजेस जो हैं वो ऑलरेडी परचेज रिटर्न लेस करके आई हैं, ठीक है। जो हमारे पास परचेजेस इस वक्त पड़ी हैं ये लेस करके आई हैं, किससे? परचेज रिटर्न से, मतलब परचेज रिटर्न माइनस हो चुका है। तो हमें ये साइन मिल गया, इसका मतलब ये पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। अब एक चीज और देख लें कि इसमें ओपनिंग स्टॉक है, तो ये रहा ओपनिंग स्टॉक। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि 2 शर्तें हमारी पूरी हो गई कि परचेजेस भी हैं और ओपनिंग स्टॉक भी है, तो ये हमारा पीरियोडिक है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो हमारे पास लेस रिटर्न भी लिखा हुआ, तो तीनों चीजें पूरी हैं। तो फॉर एग्जांपल समटाइम एग्जामिनर अगर आपसे ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रहा, या समटाइम आपको वो क्या नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, क्या नाम है, रिटर्न नहीं दे रहा, परचेज रिटर्न नहीं दे रहा, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास परचेजेस है तो तब भी वो पीरियोडिक है, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस है तब भी वो पीरियोडिक है, ठीक है।
अच्छा, अब सबसे पहले, अब ये आपको ये आइडेंटिफाई हो गया। अब सबसे पहले आपने जो करना है वो एक ही काम करना है। ये जिस तरह से आपके सामने क्वेश्चन है ना, इस तरह से आपको अपने एक्सेल में फिट कर देना है। किस तरह से फिट करना है देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए ड्राइंग कहाँ जाती है, आपको ये पता होना चाहिए ट्रेड डेटर कहाँ जाता है, आपको ये पता होना चाहिए गुडविल कहाँ जाता है, आपको ये पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कहाँ जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैश इन हैंड कहाँ जाना चाहिए। इस तरह से लेके यहाँ अदर इनकम तक आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस हेड में जाती है। किस हेड से मुराद एसेट में कौन सी जाएगी, एसेट में जाएगी तो करंट एसेट में कौन सी जाएगी और फिक्स एसेट में कौन सी जाएगी। फिर लायबिलिटी, अच्छा लायबिलिटी में तो करंट लायबिलिटी में कौन सी जाएगी और क्या नाम है हमारे पास करें नॉन करंट लायबिलिटी में कहाँ जाएगी। अच्छा फिर आएगा कैपिटल, अच्छा कैपिटल में कौन सी चीज कहाँ जाती है पता। फिर आता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में ये पता नहीं चाहिए कि कौन सी चीज हमारी इनकम में, इनकम से रिकॉर्ड करते हैं हम उसको, कौन सी चीज को हम एक्सपेंस से रिकॉर्ड करते हैं। तो ये मैं आपके सामने एक्सेल की शीट ओपन कर रहा हूँ, सेम एज इट इज आपने आईकैप में जाके इसी तरह से अपना एक्सेल में पुट करना है अपना सारे डेटा, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। ये देखें, ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। ये कंपनी का नाम आ गया सलमान एंड कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फॉर कौन सा है जून 30, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये देखें, ये सारी चीजें मेरे पास ये मैंने सारा अपना एक फॉर्मेट बना लिया, एक वर्किंग का और एक टोटल का। अच्छा इससे फायदा क्या होगा, अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, सारी चीजों को ड्राइव करके यहाँ पे वर्किंग में लिख देंगे। कौन सी, ये वाली जितनी भी अमाउंट है ना, ये इसको और इस वाली अमाउंट को जो जो जिस अकाउंट से रिलेट करता है उसको हम वहां पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। ड्राइंग्स कहाँ जाती हैं, ड्राइंग्स आपको पता है कहाँ जाती हैं, कैपिटल में जाती है। ड्राइंग कैपिटल्स में जाती है, कितनी है 30,500। तो यहाँ हम आए, ये हमारा कैपिटल, ये रहा कैपिटल। अच्छा ड्राइंग वर्किंग में आके देखना, सारी चीजें अभी वर्किंग में लिखनी, 30,500, ठीक है। और ट्रेड डेटर का है तो आपको पता है अकाउंट रिसीवेबल होता है। अकाउंट रिसीवेबल इसका मतलब सीधा आपने इसको कहाँ पुट करना है, ये रहा ट्रेड डेटर, कितना है 109,420, ठीक है। फिर आगे गुडविल। अच्छा गुडविल हमारा फिक्स एसेट है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि गुडविल कैसे फिक्स एसेट है। अब नेस्ले, ठीक है, अब नेस्ले अपनी पानी की बोतल पे अपना टैग लगा के बेचता है। अब वही पानी की बोतल कोई और लोकल कंपनी अगर अपना टैग लगा के बेचे तो दोनों के प्राइस में डिफरेंस होगा, ठीक है। क्यों डिफरेंस होगा, क्योंकि अब नेस्ले अपने गुडविल के ही पैसे चार्ज करता है, वो इसका लॉन्ग टर्म एसेट है, वो जिंदगी भर अब कमाएगा। तो ट्रेड डेटर कितना, सॉरी गुडविल कितना 20,000, तो गुडविल हमारा फिक्स एसेट है। तो ये हम आए आपका, ये रहा फिक्स एसेट में आया, फिक्स एसेट में गुडविल आ गया कितना 20,000, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमारी डन हो गई। अच्छा अब इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आपको पता है क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है। अब ये बात याद रखना, आई कैप अपना फॉर्मेट किस तरह से देगा, बिल्कुल इस तरह से देगा जिस तरह मैंने दिया। अच्छा यहाँ पे हमें फाइनेंस चार्जेस लिखे। अब फाइनेंस चार्जेस क्या है, हमारी जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्या है हमारा 800, ये हमारा इंटरेस्ट है। फाइनेंस चार्जेस, ये बात याद रखिएगा। अच्छा कैश इन हैंड, कैश हमें पता है एसिड है, एसिड कैश करंट एसिड, एसिड की करंट एसिड साइड पे कैश जाएगा 728। तो ये आ गए हम कैश इन हैंड कितना 728, ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी 45,000, तो फिक्स एसिड होता है हमारा। प्लांट एंड मशीनरी कितना है 45,000। फिर फैक्ट्री बिल्डिंग कितनी है 42,400, ठीक है। फिर हमारे पास आ गई सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न हमारी कहाँ जाती है, हमें पता है इनकम स्टेटमेंट में जाती है सेल्स रिटर्न, ये रही कितनी 10,000, ठीक है। उसके बाद कैश एट बैंक कितना है 13,512, करंट एसेट 13,512। अच्छा यूटिलिटी चार्जेस कितना है 6,500, ये एक्सपेंस है मेरा।
इस तरह से आपने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अमाउंट हर हेड में वर्किंग में पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी अमाउंट को वर्किंग में लिख लिया है, ठीक है। इसी तरह से आपने आई कैप में काम करना है। अच्छा, कुछ जो अहम बातें वो मैं लास्ट में बताऊंगा, वो इसलिए बताऊंगा क्योंकि वो लास्ट में जरूरी है, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हमें एक चीज़ देखनी, सारी चीज़ें आपने अपने उसमें लिख देनी है, क्या नाम है, जहाँ पे वो लिंक कर, जिस हेड में वो आती है। अब ये हमारे पास एक चीज़ है, प्रोविजन है। अब प्रोविजन को हम डील अलग से करेंगे, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, देखें, इसको हम क्या करेंगे, इसको 900 को हम अपना टी अकाउंट यहाँ पे बीडी फिगर बना के यहाँ पे 900 लिख देंगे, ठीक है। अब जब लास्ट में कहीं एडजस्टमेंट वगैरह होंगी, ठीक है, उस पर हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रोविजन कितना है, ठीक है, और हमारा कितना बैड डेट एक्सपेंस है, वो हमें लास्ट में पता चलेगा। तो अभी तो हमने जो करा है वो क्या करा है, अपनी जो भी अमाउंट थी यहाँ से यहाँ तक सब मैंने यहाँ पे ड्राइव कर दी है, ठीक है। अब एक एक करके हम अपनी एंट्रीज करते हैं और देन फिर अपना सॉल्यूशन निकालते हैं, चलें। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन का लास्ट में ही काम करना। क्यों करना, इस क्वेश्चन में मैं रीजन भी बताता हूँ। On 1st July 2013, a machine was purchased for 500,000. However, this cost, ठीक है, this cost has wrongly been posted to purchase account. देखा, अब गलती क्या आई कि हमने खरीदी मशीन थी, लेकिन गलती से परचेजेस को डेबिट कर दिया, तो गलती करी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम डेप्रिसिएशन जो हम निकालते मशीन की जब हम डेप्रिसिएशन निकालते तो मशीन की अमाउंट कितनी थी, 45,000। तो हम सिर्फ 45,000 की डेप्रिसिएशन लेते, और सिर्फ 45,000 की डेप्रिसिएशन लेते तो हमारा बैलेंस इक्वल ही नहीं आता। जाहिर सी बात है, जो हमने 5,000 का जो हमने मशीन ली थी उसको हमने परचेज में डाल दिया, तो हम गलती कर बैठे। तो इसलिए इस वजह से हम इसको लास्ट में करते हैं, ताकि अगर कोई कंपनी ने कोई भी इक्विपमेंट या पीपीई खरीदा हो, फॉर एग्जांपल कोई पीपीई खरीदा हो, तो हमें ये पता होगा कि कब खरीदा है, लास्ट में, मतलब स्टार्ट में या बीच में, ठीक है। फिर उस लिहाज से हम अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन और प्रोविजन लास्ट में रखिएगा, बस ये बात आप याद रखिए। अब गलत एंट्री हो गई, क्या हो गई, परचेज अकाउंट में चले गया मशीन में जाने के बजाय, तो अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे। तो रेक्टिफाई एंट्री हमारी क्या होगी, एडजस्टमेंट, रेक्टिफाई एंट्री हमारी होगी, मशीन को डेबिट कर देंगे 500 से, और क्रेडिट किसको कर देंगे, परचेज को, कितने से, 500 से, ठीक है। ये PUR पूरा लिख देता हूं, परचेज को 500 से मैंने क्रेडिट कर दिया। अब इस डबल एंट्री मैंने करी, इसको डायरेक्ट मैंने कहाँ काम करना है, जाके वर्किंग में काम करना है। मशीन डेबिट हुई, ठीक है, मशीन इंक्रीज हुई। अब मशीन इंक्रीज हुई इसका मतलब एसिड इंक्रीज हुआ, तो मैं यहाँ पर आया एसिड की साइड पे, ये रही मेरी मशीन में मैंने क्या करना है, प्लस कर देना है 500, ठीक है। अच्छा, लेस क्या करना है, क्रेडिट हुआ है। परचेजेस को जब हम खरीदते हैं, परचेजेस डेबिट होती है, अब यहाँ परचेजेस गलत हुई थी, अब परचेजेस कम हुई तो क्रेडिट, ठीक है, परचेजेस कम हुई, क्रेडिट, तो ये हमारी यहाँ पे परचेजेस ये रही, तो इसमें हम लेस कर देंगे 500, तो ये हमारा आंसर, सॉरी आंसर नहीं, मतलब ये एक पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई, कंप्लीट। फिर कह रहा है सलमान सन वर्क एज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसीव अ सैलरी ऑफ 150,000 पर मंथ, ठीक है।
मतलब ये 150,000 पर मंथ सैलरी लेता था, जिसको हमने इंक्लूड किसमें कर दिया, ड्राइंग में। अब देखो कितना बड़ा ब्लेंडर मारा है। अब वो हमारे पास काम करता है, भले वो मालिक का बेटा है, घर पे होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है। तो हम उसको सैलरी दे रहे थे, लेकिन सैलरी जब हम उसको दे रहे थे तो हम उसको बोले थे यार ये तो मालिक का बेटा है, तो उसको ड्राइंग से लेस कर दो। तो नहीं, ड्राइंग वो है जो मालिक घर अपने खुद लेके जाए, मतलब अपने लिए अपने हाथ से पैसे निकाले लेके जाए। ठीक है, ये ड्राइंग होगी। ये नहीं हो कि मालिक के बेटे को आप सैलरी दे रहे हो तो ये ड्राइंग नहीं। ड्राइंग क्या होगी, जो मालिक पैसा घर लेके जा रहा है। तो यहाँ मालिक नहीं लेके जा रहा, मालिक का बेटा लेके जा रहा है काम कर। तो यहाँ पे गलती क्या हुई, ड्राइंग को बढ़ा दिया और सैलरी को कम कर दिया। तो रेक्टिफाई एंट्री दूसरी आ जाएगी हमारे पास। तो ये आ गई हमारी एडजस्टमेंट टू। रेक्टिफाई एंट्री फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे अपना सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। कितने से करेंगे, अब देखें कितनी इसको पर मंथ सैलरी दे रहे थे, 150 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि पूरे साल की पूरे साल हमने यही गलती करी है। तो कितना आ गया 1800, और फिर इसी से हम ड्राइंग को क्रेडिट कर देंगे 1800 से। अब एक्सपेंस बढ़ा तो उसको हम सीधा कहाँ लेके जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस की साइड पे। तो ये रहा सैलरीज एक्सपेंस, कहाँ गया सैलरीज एक्सपेंस। अच्छा आप बोलोगे ये 40,400 कहाँ है, तो भाई ये जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था उसको मैंने यहाँ पे पुट किया, इसमें यहाँ पे प्लस कर देंगे कितने 1800। ठीक है, और ड्राइंग को क्रेडिट, क्योंकि ड्राइंग जब बड़ी थी तो डेबिट करा था, अभी ड्राइंग कम हुई है तो क्रेडिट कर दो, कम माइनस कर दो, -1800 सॉरी। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड इन एडवांस टू एक्सटेंड 650,000। अब यहाँ पे जाके हमने ये देखना है कि क्या हमने कोई अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा था या नहीं किया था। तो हम क्वेश्चन में तो हमने देखा हाँ यार ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 हमने दिया हुआ। तो वो कह रहा है कि इसमें से एक्सटेंड हो गया, इसमें से एडवांस में से एक्सटेंड जो है वो कितना है 650,000। इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास स्टिल 650 या मतलब 650,000 बचा हुआ है। तो अब बच गया, तो जो बच गया वो हमारा एसिड होता है। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पहले दिया था, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस था। अब प्रीपेड एक्सपेंस आज मुझे पता चल रहा है, कब 30 जून 2014 को मुझे ये पता चल रहा है कि यार मेरा जो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस हुआ है वो इतना हुआ है और मेरे पास बचा इतना है। तो मैं किसको कहाँ लिखूं भाई, जाहिर सी बात है जब एक्सपेंस हो गया तो उसको एक्सपेंस में ले जाओ, जो नहीं हुआ एसिड है वो उसको एसिड साइड पे ले जाओ। तो कितना बच गया मेरा एसिड 650। तो सिंपल में इसकी कोई डबल एंट्री नहीं करा, इंश्योरेंस प्रीमियम में किया, इसमें मैंने लेस कर दिया 650। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ। ठीक है, और इसको मैं डेबिट कर दूंगा, मतलब एसिड मेरा इंक्रीज हुआ, कितना है एडवांस एंट्री पेमेंट कितना है 650। सिंपल। अब आप बोलो नहीं डबल एंट्री करा है, तो भाई आपने क्या करना है, एडजस्टमेंट कौन सी है 3। हम यहाँ है, हमने प्रीपेड इंश्योरेंस को कर दिया डेबिट, कितने से 650 से, और इंश्योरेंस एक्सपेंस को, क्योंकि अभी एक्सपेंस नहीं हुआ, जब होगा जब देखेंगे, तो उसको क्रेडिट कर दिया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसिड है, इसको एसिड साइड पे रिकॉर्ड करा है मैंने, ये देखें ये रहा। और एक्सपेंस मेरा कितना हुआ इंश्योरेंस एक्सपेंस 650, यहाँ पे मैंने एक्सपेंस मतलब कम हुआ, कितने से कम हुआ 650 से, तो जिससे कम हुआ उसने से मैंने लेस कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट।
अब यहाँ पे वैसे इत्तेफाक ऐसा हुआ कि डेप्रिसिएशन और प्रोविजन लास्ट में ही आ गया, तो उसको हम डील करेंगे। अच्छा, कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम अपनी रिटर्न डाउन वैल्यू में। ठीक है, पहले तो आप वीडियो को पॉज करें और खुद डेप्रिसिएशन निकालें मशीन पे और फैक्ट्री पे, और ये प्रोविजन भी निकालें। उम्मीद को तो हमने निकाल लिया होगा। ठीक है, अब हमें अपने क्या निकालना है, प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन। तो अब हम आए, ये हमने बनानी है डेप्रिसिएशन, किसकी, मशीन की बनानी है। ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, अब यहाँ मैंने ब्रैकेट खोली। अच्छा, मशीन मेरे पास कितनी थी, 45,000। ठीक है, इतनी ही थी। दूसरी मशीन कब खरीदी थी, 1 जुलाई 2013 को 500 थी, मतलब ये भी स्टार्ट में खरीदी, तो वो स्टार्ट का बैलेंस ये पड़ा हुआ और स्टार्ट में मशीन मैंने खरीदी, तो दोनों को प्लस करके ही क्यों ना मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूँ। तो अब डेप्रिसिएशन में निकालूंगा इन दोनों का मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है मेरा, 10%। तो अब जो इसका डेप्रिसिएशन आएगा वो क्या आएगा, जरा कैलकुलेट करें, 4550। सॉरी, यहाँ पे गलती हुई है। गलती ये हुई है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है, मशीन जो है वो 45,000 है, 45,000 और 500। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा मेरे ख्याल से कहीं गलती करी है, नहीं 45,000 लिखा हुआ, सॉरी 45,000 लिखा हुआ है। तो 45,000 प्लस 500 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो मेरा जो डेप्रिसिएशन आया, यहाँ पे एक और जीरो लगेगा, तो आया 4550। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इसी अमाउंट से। ये मशीन का हो गया, आप फर्नीचर का निकाल लो, सॉरी फैक्ट्री का, बिल्डिंग ही है ना हमारे पास, हाँ फैक्ट्री बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग का कितना निकालना है हमने, बिल्डिंग का हमने निकालना है 5%। तो बिल्डिंग की क्या कॉस्ट है हमारे पास, बिल्डिंग कॉस्ट है 42,400। तो ये आ गया मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 42,400। ये 42,400 मल्टीप्लाई बाय 5 5%। तो उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, 2120। तो इतने से ही मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुई 2120। अब इसकी एंट्री जो बनाई है इसको उस तरह से हम ड्राइव भी कर देंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा मशीन का डेबिट कितना 4550। तो ये हम आए अपने इनकम स्टेटमेंट में, ये रही डेप्रिसिएशन मशीन, ये हमने कर दिया 4550। ठीक है, 4550 ये लिखा हुआ है पहले से मैंने। अच्छा, उसके बाद
फैक्ट्री कितनी करी 2120, ये मेरा 2120 डेप्रिसिएशन मैंने फैक्ट्री की निकाली, ठीक है। अब यहाँ से हमने तकरीबन मोरलेस सारा काम कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ठीक है। और जब हम परपेचुअल कर रहे होंगे तो ये ट्रायल बैलेंस में होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 237500। अच्छा 237500, तो यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी, तो लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना है 237500, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा एसिड होता है 237500। तो अब हमारा ये सारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, अब टोटल करना है, ठीक है। अब टोटल करने के लिए आप तो कोशिश ये करिए कि यहाँ तक सिलेक्ट करके Ctrl+R करिएगा, तो जो आपने अमाउंट यहाँ पे पुट करी हुई होगी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेम एज इट इज आ जाएगी। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस का मसला होगा। अब प्लस माइनस का मसला कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि जाहिर सी बात है हमने जब अमाउंट लिखी है, अब लेस करते हैं सेल्स रिटर्न को, लेकिन हमने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखा है तो उसका मतलब ये पॉजिटिव में तो एक्सेल इसको एक्चुअल में प्लस करेगा। अभी करके दिखाता हूँ। एक्चुअल में इसको एक्सेल प्लस कर रहा है, लेकिन ये गलत है। जो रियल आंसर है वो क्या है कि इसको हमने नेगेटिव में लिखना है, ठीक है। इसको नेगेटिव में लिखना है। तो अब ये नेगेटिव में आ गया, मतलब लेस करना था इसको हमने, तो लेस करके हमारे पास जो हमारी नेट सेल्स बची वो 3,40,868 बची, ठीक है। नेट सेल्स आ गई। अब हमने करनी नेट लेस करनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये सिंपल ऐसे रहेगा। और इसके सामने आप इक्वल लगा दिएगा, इक्वल लगा देंगे वो ऑटोमेटिक आपको नेट कर देगा परचेजेस को। अच्छा कैरेज इनवर्ड एड, और ये हमारी आ गई क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा अब यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस ऐड कैरेज इनवर्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब मैंने क्या करा, इसको माइनस लिखा और बराबर वाले सेल को सिलेक्ट करके इंटर करा, वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक एक्सेल खुद ही करेगा। लेकिन अगर तो आपने इसको पॉजिटिव में लिखा हुआ है, तो जब ऐसा करना है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको नेगेटिव में लिखा हुआ था और उसको हमने डायरेक्ट कॉपी करा। उसके बाद ये हमारे पास हमारे एक्सपेंसेस आ गए, इसको हम इसके सामने हम इक्वल लगा देंगे। उसके बाद ये आ गया। अच्छा जहाँ दो अमाउंट है वहाँ इक्वल लगाइएगा, वरना बाकी सारे सिंपल नॉर्मल ही रहेंगे। अब यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस, जो टोटल एक्सपेंसेस जाहिर सी बात है ऐड करेंगे सबको। अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सॉरी टोटल एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी हमने पहले अपना जीपी नहीं निकाला, सबसे बड़ी गलती हमने ये करी। जीपी कैसे निकालते हैं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये हमारी आ गई ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम टोटल एक्सपेंसेस लेस करते हैं, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट लेस टोटल एक्सपेंसेस, तो ये हमारी क्या आ गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गई। अब फाइनेंस चार्जेस को क्या करते हैं, एक्सपेंस है हमारा ये, इसको अलग से ट्रीट करते हैं, तो भले अलग से ट्रीट करते हैं लेकिन एक्सपेंस है तो लेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने माइनस लगाया क्योंकि यहाँ मैंने पॉजिटिव में लिखा हुआ, इंटर सेल सेलेक्ट करके इंटर करा, ये इसने नेगेटिव कर दिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, प्लस अदर इनकम। अच्छा अब ये ऑलरेडी माइनस में है, तो मैं इसको एक्सेल में प्लस के साथ ही लिखूंगा, क्योंकि एक्सेल को ये साइन पता है कि हाँ ये लेस है तो उसको लेस ही करना है। भले आप इसको प्लस के साइन में लिखोगे तो ये लेस करेगा, अगर तो ये पॉजिटिव में लिखोगे तब आपको लेस करके लिखना है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा एरर आ गया तो इसकी वजह से वीडियो पॉज होगी। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये हमारी सारी कैलकुलेशन आ रही है और ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अच्छा नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो इसको हम लेकर आ गए, अपना नेट प्रॉफिट को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 50,474, ठीक है। अब ट्रेड डेटर का टोटल करा,
लेस करा। अच्छा प्रोविजन करना है, हमने प्रोविजन सॉल्व करना है, तो अब प्रोविजन हमने नहीं निकाली थी, कैसे निकालेंगे? जो हमारी सीधी फिगर है ट्रेड डेटर की वो कितनी है 109420, इसको मल्टीप्लाई बाय 2% करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया 2188 आया। अब बीडी फिगर है, ये सीडी फिगर है, तो सीडी फिगर मतलब क्रेडिट साइड बढ़ी तो दोनों साइड क्रेडिट साइड पे लिखा, फिर ये लेस करके बैड डेट एक्सपेंस मेरा आ गया 1288। ठीक है, जो हमने लेस नहीं करा जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंस कम आ रहा था और प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था, तो ये मेरा बैड डेट एक्सपेंस ये रहा। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया बैड डेट एक्सपेंस, मतलब प्रोविजन हो गया। अब प्रोविजन हमारा कितना है? प्रोविजन तो 2188 ही आया, ये रहा प्रोविजन 2188 ही आएगा यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, बैड डेट्स को कैलकुलेट करना था बस हमने, तो ये रहा ट्रेड डेटर, लेस कर देंगे अपना प्रोविजन तो नेट ट्रेड डेटर आ जाएगा। कैश इन हैंड और ये सब कैश एंड बैंक, ठीक है, और बैंक बिल्स रिसीव और एडवांस पेमेंट, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को हमने इन सबको और नेट ट्रेड डेटर को ऐड करा तो हमारे पास करंट एसेट कितने आ गए 392,148। उसके बाद हमारे पास फिक्स एसेट आ गए गुडविल 20,000। अच्छा मशीनरी हमारे पास आ गई 45,500। अच्छा ये नेट है इन दोनों का, ये नेट है, कंट्रोल बी कर दूं उसका। अब क्या करा है मेरे पास एसेट कितना था 45,500, उसको हम लेस कर देंगे जो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट करी थी उसको लेस करेंगे ना, इसको लेस करेंगे तो हमारे पास जो नेट एसिड आएगा, मतलब जो नेट मशीन आएगी मेरे पास प्लांट एंड मशीन, वो ये आएगी। फैक्ट्री बिल्डिंग का भी यही करेंगे कि कॉस्ट में से लेस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये मेरा आंसर आ गया। टोटल फिक्स एसेट कैसे हो गया ये 1 लाख, तो 40,280, 40,950 प्लस 20,000, तो ये मेरा हो गया 1,01,230। टोटल एसेट मेरे किससे होगा भाई, ये रहा टोटल फिक्स एसेट, टोटल करंट एसेट दोनों को प्लस करा 4,93,378। उसके बाद हमारे पास आ गई क्रेडिटर्स आ गया, बिल्स पेबल्स आ गया, अक्रूड एक्सपेंस आ गया। ठीक है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, जो हमने बैंक से लोन लिया था 40,000 रुपये। ठीक है, टोटल लायबिलिटी मेरे पास ये आ गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने टोटल करंट लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं करी क्योंकि मैं सिंपल ही कर लिया, मैंने कहा एक ही है कर टोटल लायबिलिटी तो उसको एक ही कर लिया। अच्छा कैपिटल एट स्टार्ट हमारे पास जो था कैपिटल आ गई, कैपिटल एट स्टार्ट 3 लाख का वर्किंग में हमने शो किया हुआ। प्रॉफिट हमारे पास आता है 50,744 ये रहा। फिर हमारे पास ड्राइंग्स आ गई। अच्छा ड्राइंग हमने लेस के साथ ली, तो ड्राइंग लेस होती है, तो ड्राइंग हमने लेस करी तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना आया एट द एंड, वो आया 3,22,042। अब इस क्लोजिंग मतलब कैपिटल, ये जो लास्ट कैपिटल हमारा निकला ये और करंट लायबिलिटी को प्लस करा तो हमारे पास आंसर आया 4,93,378। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन एंड होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा अब जो मैंने वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई हैं, किस चीज़ को किस तरह से सॉल्व करना है और क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ को किस तरह से डील करना है। अच्छा अब यहाँ पे ना अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने आपको जब एक्सेल पे मैंने जब अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट लिखी, उसको सारी चीज़ें मैंने कॉपी पेस्ट करता गया, जो चीज़ जिस हेड पे लिंक करती थी। अच्छा अब आपने ये नहीं करना है कि आप पूरा ड्राइंग लिख रहे हैं, आप कैपिटल लिख रहे हैं, आप कोई भी पूरा एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड वेजेस, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है आपने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। अगर सैलरीज एंड वेजेस है तो SNW लिख लें। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वो बोले आपको इंश्योरेंस है तो INS लिख लें। इससे बस आप सीरियल याद रखिएगा अपनी, बस कि आपने एक के बाद क्या लिखना है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपने पूरा लिखना नहीं है, इस चीज़ की एक एडवाइस दे रहा हूँ आपको, तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो और ऐसा जितना कोई मुश्किल है नहीं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो देन फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।